हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश चौधरी। दोस्तों आज हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में। आखिर क्यों रुपया पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, सभी पॉइंट पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आरबीआई का स्थापना ब्रिटिश के शासनकाल में 1 अप्रैल 1935 में एक्ट 1934 के तहत कोलकाता में किया गया था। दोस्तों ब्रिटिश के शासनकाल में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था। साल 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से हटाकर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई 1949 से पहले प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। देश को संपूर्ण आजादी मिलने के उपरांत 1 जनवरी 1949 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को अपने अंदर लेकर राष्ट्रीय कार्यकलापों में संलग्न कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर चलने लगा। वर्तमान समय में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि अधिकांश राज्य के राजधानी में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 11 दिसंबर 2018 से पदभार संभाले हुए हैं। आरबीआई का स्थापना में बाबा साहब अम्बेडकर का अहम भूमिका रहा है। दोस्तों बाबा साहब के दिए गए सिद्धांत पर ही आरबीआई की गठन करी गई थी। बाबा साहब ने बैंक का दृष्टिकोण और काम करने की शैली हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखे थे। आपको बता दें कि ये कमीशन 1926 में इंडिया आया था। तब ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। तभी उसके जितने भी सदस्य थे उन सब ने बाबा साहब के लिखे ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब रुपया की समस्या, उसके मूल और उसके समाधान की जमकर वकालत की थी। उसके बाद ब्रिटिश की वैधानिक सभा यानी ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली ने कानून को स्वरूप देते हुए इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रख दिया। तो दोस्तों आइए वर्तमान समय की कुछ बातों पर नजर डालते हैं। इंडिया के पास 612.6 टन गोल्ड है, यानी कि 6,12,000 किलोग्राम सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी किए गए लिस्ट के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। आरबीआई ने 2019 में 52.3 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद ही भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 11वें से 10वें स्थान पर आ गया। लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% कोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई को एक्ट 1934 सेक्शन 22 किसी भी बैंक को लोन इशू करने की परमिशन देती है। आरबीआई की जो ये इकाई काम करती है, हम इसे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का नोट छाप सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़ा नोट छापना होगा तो उसके लिए सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करना होगा। आपके मन में एक सवाल उठा होगा, आखिर यह नोट छपता कहाँ है? इसके लिए इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है। पहला महाराष्ट्र के नासिक में, दूसरा एमपी के देवास में, तीसरा कर्नाटक के मैसूर और चौथा वेस्ट बंगाल के फाल्गुनी में। 4 में से 2 देवास और नासिक को भारत सरकार कंट्रोल करती है और बाकी के 2 फाल्गुनी और मैसूर को आरबीआई कंट्रोल करती है। रही बात नोट छापने की, तो आरबीआई साल के स्टार्टिंग में ही शेड्यूल दे देती है जिसमें बताया जाता है कब कब कितना कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से 19 रीजनल ऑफिस से मिलकर डाटा तैयार करती है और आरबीआई पहले से ही गणना कर लेती है कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब नोट इस साल बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के क्वाइंस एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करती है और उससे कंसल्ट करने के बाद फैसला लिया जाता है इस साल कितने नोट छापे जाने हैं। खैर ये तो हुई नोट छापने की बात, लेकिन सिक्कों का क्या? क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्का की ढलाई की काम आरबीआई की नहीं भारत सरकार के हाथों में होता है। सिक्का की ढलाई देश की 4 जगह पे की जाती है। कोलकाता के अलीपुर में, यूपी के नोएडा में, हैदराबाद के 2 जगह सिक्के की ढलाई की जाती है। पहला सैफाबाद और दूसरा चेरापल्ली। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 10,000 तक की क्वाइन इशू कर सकती है। अब अगला सवाल यह है कि आरबीआई और सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है, तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छापता है जितना की उसको जरूरत है? दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई भी उतना ही नोट छापता है जितना की आरबीआई के पास सोना और फॉरेन रिजर्व है। उतने ही नोट आरबीआई इशू कर सकती है और अगर आरबीआई उससे ज्यादा नोट इशू करती है तो आरबीआई की करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। यानी करेंसी को एसेट से बैक नहीं किया गया तो इंडियन करेंसी की वैल्यू वेनेजुएला के जैसा हाल हो जाएगा। वेनेजुएला में 1 लाख तक का नोट है, मगर उसका वैल्यू कौड़ी के बराबर है। यही कारण है कि करेंसी इंटरनेशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार को संतुलन बना के रखना होता है। तो अब तक हमने बात की आरबीआई कैसे रुपया की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट छापता है जितना उसके पास एसेट है, लेकिन रुपया की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ रुपया की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई अहम भूमिका निभाती है। आइए आसानी समझते हैं। अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंक जो आगे लोन देती है उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। वहीं अगर कैश रिसीव रेशियो यानी सीआरआर अगर बढ़ जाए तो बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना होगा। उसके चलते बैंकों के पास कैश की कमी होने लगेगी, तो वह आगे भी पैसा कम ही देंगे। इसका असर ये होगा कि मार्केट में पैसा का फ्लो कम होता जाएगा, यानी लोगों के पास पैसा कम होता चले जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी, जिससे महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। उसमें भी आरबीआई को संतुलन बना के चलना होता है। डिमांड उतना भी कम ना हो जाए जिससे इकोनॉमी डाउन हो जाए और महंगाई उतना भी कम ना हो जाए आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं सबसे आम सवाल की, आखिर इन सभी ऑपरेशन को करते हुए आरबीआई पैसा कहां से कमाती है जो आगे सरकार को दिया जाता है? आरबीआई की कमाई के कई सोर्स हैं।
आरबीआई के कमाई के कई साधन है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर परचेज करता है और महंगे रेट पर सेल कर प्रॉफिट कमाता है। आरबीआई बैंकों को भी पैसा उधार देता है, जिसके एवज में आरबीआई उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जिसे आसानी में समझे तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक है, यानी किसी भी बैंक को अगर पैसा की जरूरत होती है तो वह आरबीआई से मांग लेता है और उसके बदले में वह आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। इस इंटरेस्ट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह रही आरबीआई की इनकम सोर्स। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, आरबीआई का काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि आरबीआई का काम रुपया की वैल्यू को मेंटेन करना। दोस्तों, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेता है उसी दौरान प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई उसी प्रॉफिट में अपना खर्च निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता है और बाकी के बचे हुए पैसे को डिफेंड के तौर पर सरकार को दे देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आरबीआई हमारे लिए काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।